देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। एक लड़की जब सरगम गाती है तो गायकी की दुनिया में अपनी छाप छोड़ देती है। वही लड़की जब सोशल मीडिया पर आती है तो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों डिजिटल क्रिएटिव अवार्ड से सम्मानित हो जाती हैं। फिर वही लड़की जब राजनीति की दुनिया में आती है तो सीधी पहली ही बॉल में छक्का मारती हैं और जनता के प्यार से जीतकर विधानसभा पहुंच जाती है। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रही हूं मैथिली ठाकुर की। जोरदार तालियों से स्वागत करें मैथिली ठाकुर का। मैथिली जी, जितनी बातें मैंने कही, बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में जो इतने लकी होते हैं कि वो जो चाहें, जैसा सोचें, जब सोचें तब उन्हें वो हासिल होता चला जाए। जब आप भजन गाने लगी तो लोग आपके दीवाने हो गए, लोग आप पर प्यार बरसाने लगे, आपने अपनी एक छाप छोड़ दी। और जब आप पॉलिटिक्स में भी आई तो जनता ने इतना प्यार दिया कि आपको सीधा विधानसभा पहुंचा दिया। तो क्या आपको लगता है कि ये लक है या इसके पीछे आपकी मेहनत है? मेहनत क्या बोले, हर एक इंसान मेहनत करता है, हर एक इंसान चाहता है कि वो आगे बढ़े, ऊंचाइयों को छुए। लेकिन मुझे लगता है कि ये बस भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उस रास्ते पर मेहनत कर पाई और सही रास्ते पे चलने की कोशिश कर रही हूँ। और बस मन में यही भाव रहता है कि कुछ गलत ना हो, मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। और लकी तो कैसे ही बताऊँ। जब मैंने शुरुआत की तो गांव से जब शुरुआत हुई, जब हम छोटे थे, वहाँ बहुत आनंद आता था, बहुत मज़े में, बिना कुछ किए खाना पीना सब आराम से मिल रहा है, अच्छा अच्छा सब कुछ हो रहा है। और जैसे ही शहर में आए, शहर के वातावरण में लगा कि यहाँ पे तो एडजस्ट होना ही बहुत मुश्किल है हर एक चीज़ के लिए। ये पहले तो इसी बात पर हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। गांव की जिंदगी में ऐसा क्या था जो शहर की जिंदगी में नहीं है? वहाँ आराम था, थोड़ा ऐसा महसूस होता था कि चल रहा है जीवन, बहुत आसानी से कट रहा है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बाहरी किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं है और बहुत बड़ी बड़ी चाहते भी नहीं है, सपने भी नहीं है। ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटी थी तो कीर्तन करते करते दिन से रात हो रहा है तो बहुत आनंद आता था। लेकिन जब शहर आए तो पता चला स्कूल भी जाना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, कमाना भी पड़ेगा, बड़े होकर के कुछ करके दिखाना होगा। तब वहाँ से टेंशन शुरू हुई। टेंशन, ये देखिए, ये टेंशन तो हर लड़के की भी है, लेकिन लड़कियों के मामले में टेंशन बहुत सी अलग भी हो जाती है। क्योंकि लड़कियों को हमेशा एक खांचे में बांध कर देखा जाता है कि ठीक है, स्कूल चली जाएगी, कॉलेज पढ़ लेगी, ग्रेजुएट हो जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगी, लेकिन एक दिन शादी हो जानी है। तो उसी तरह से ख़ास तौर पर यूपी बिहार में लड़कियों का माइंडसेट ऐसे तैयार किया जाता है कि बेटा है तो आईएएस बनाना है, आईपीएस बनाना है। मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा लेकिन बेटी है तो क्या है, आगे चल के घर ही तो संभालना है। ये एक मानसिकता तो रहती है। बिल्कुल, मैं बहुत छोटी थी तो दादी बाबा बोलते थे कि 2-3 साल में ब्याह, बहुत छोटी थी। अभी उनके मुंह से ऐसा कुछ निकलता नहीं, क्योंकि अब वो देखते हैं कि मैं कुछ कर पा रही हूँ। तो अपॉर्चुनिटी की बात है, जब हम शक्ति की बात करते हैं, हम जब फेमिनिज्म की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम पुरुष के विरोध में कोई काम कर रहे हैं। हमको सबके साथ के, सबके प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है और हमको उतनी ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होता है कि अगर मेरे भाई को स्कूल भेजा जा रहा है तो मुझे भी जाना है। और मैं बहुत इस मामले में मेरा सौभाग्य कि मेरे पिताजी खास कर ध्यान रखते थे कि बेटा करे ना करे, बेटी को ज़रूर पढ़ाना है। तो इस मानसिकता के साथ बड़ी हुई हूँ, ऐसे घर में बड़ी हुई हूँ जहाँ पे बहुत प्रायोरिटाइज़ करके मुझे संगीत में कैसे आगे बढ़ना है, भाइयों को कैसे अपने साथ रखना है, भाइयों के साथ कैसे आगे बढ़ना है, तो इसी चीज़ के ऊपर रोज़ डिसिप्लिन दिया जाता है। अब हम कुछ स्ट्रगल्स की बात करते हैं। आपने खुद ही ने कहा कि जब गांव में थे तब तो कोई चिंता ही नहीं थी, शहर में आए तब ये समझ में आया कि कुछ बनना भी है, कुछ करना भी है। और जो शिक्षा आपने लेनी शुरू की वो संगीत की थी। फिर मैं पढ़ रही थी कि आप तमाम जितने ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं सिंगिंग ओरिएंटेड, आप उसमें गई। क्या पहली बार में कामयाबी वहाँ मिल गई थी? बिल्कुल नहीं। अगर रियलिटी शो में आप जा रहे हैं
तो दिल इतना ज़्यादा टूटता है, और वो भी ज़ोर ज़ोर से टूटता है। जिस तरीके से जब आप सेलेक्ट नहीं होते तो आपके कपड़े पे से जो स्टिकर लगाते हैं ना, तो स्टिकर को ऐसे जब हटाते हैं और ऐसा लगता है इतनी बेइज्जती की है कि आप सेलेक्ट नहीं हुए, अब आप घर जाओ। और जो सेलेक्ट होते हैं वो खुशी मना रहे होते हैं। तो ऐसे तो कम से कम 6-7 बार मुझे चोट पड़ी, तब जाके हुआ कि अब जो 2017 में मैं जब राइजिंग स्टार में गई, हो ना हो जो भी हो, इसके बाद यूपीएससी की तैयारी में लग जाएंगे, आखिरी है। तो उस मानसिकता के साथ 2017 के आखिरी कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था। मैं चाहती हूं कि जब मैथिली जी यहाँ पर हों, बातों के बीच में अगर सरगम ना हो तो क्या बात बनेगी? तो बड़े मन से वो गीत गुनगुनाइए जो आपने उस कंपटीशन में ये सोच के गाया था कि होगा तो ठीक और नहीं होगा तो यहां से यूपीएससी। बिल्कुल। तो क्योंकि आज हम लोग एक महिला शक्ति, जो नारी शक्ति है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एक बहुत सुंदर भाव है जो सुना रही हूँ। हाँ, ठीक है। काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश। हम तो बाबुल तोरे खूंटे की गैया, हम तो बाबुल तोरे खूंटे की गैया, जहाँ कह दो बंधे जाए, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश। अब मन ही नहीं कर रहा है कोई सवाल पूछने का। मन कर रहा है कि कुछ और सुनते चला जाए। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि दिल टूटता है और फिर वहाँ से आप एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं, उसमें मैं आपके फादर के रोल के बारे में समझना चाहती हूँ। क्योंकि ये कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन पता नहीं लोग ये क्यों नहीं चर्चा करते हैं कि एक कामयाब लड़की के पीछे भी किसी ना किसी लड़के का, या तो वो उसका पति होगा या पिता होगा, उसका दोस्त होगा, कोई उसका साथी होगा, उनका हाथ होता है। आपकी कामयाबी के पीछे मैं देखती हूँ आपके फादर बहुत बड़े रोल मॉडल हैं। उन्होंने बहुत पुश किया। जब मन खराब हो जाता था तो वो समझ जाते थे कि मन खराब है, अब तो कम से कम 2 दिन ये कुछ नहीं करेगी, तो कुछ मोटिवेटिंग बातें। और जब लगता था कि मैं बहुत क्या कहते हैं, एकदम आप अपनी भाषा में बताइए, कैसे समझाते हैं? वो जब सीरियस होते हैं तो हिंदी में बोलते हैं। हाँ, और जब ऐसे कुछ बोलना हो तो फिर अपनी मैथिली भाषा में बात करते हैं। जब हिंदी में बोलते हैं तो उसका मतलब कि हम सीरियस टॉक कर रहे हैं। तो ऐसे बोलते थे कि क्या हुआ, तो जीवन यहीं पे समाप्त नहीं होता है। कई जगह कुछ 1 सेकंड की वजह से मेरा कोई काम छूट गया, अच्छा हुआ छूट गया, इससे बड़ा कुछ होने वाला है। अगर अभी ये चमक जाती तो बाद में क्या होगा। इसीलिए जब छोटे होते तो ज़्यादा फेमस नहीं होना चाहिए, बड़े होके फेमस होते तो लंबा चलता है। ऐसी कुछ भी कहानी बनाते रहते थे ताकि मेरा जो उस समय का सिचुएशन है उसको वो पूरा कर दे और आगे मैं अपने काम में लग जाऊँ। तो ऐसे कुछ कहानी सुना देते, कोई ऐसी बात बता देते, कोई अपना इलॉजिकल लॉजिक दे देते, जो अब जाके जब सोचते तो लगता है क्या बोलते थे पापा उस समय, उसका कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन उस समय वो बहुत कंफर्टिंग होता था, सुन के ही काफ़ी अच्छा लगता था। पॉलिटिक्स में आने के लिए भी क्या उन्होंने कहा था कि चलो ये भी करके देख लो? पॉलिटिक्स में आने के लिए एक बार घर में हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग कार्यक्रम में जहाँ जहाँ जाते हैं तो मोस्टली पॉलिटिशियंस ही होते हैं जो बड़े बड़े समारोह अपने जनता के लिए करवाते हैं, और मैं जाती हूँ
तो ऐसे ही सबसे मिलना जुलना होता था। और फिर बहुत मजाक मस्ती में मैंने पापा के सामने बोला कि पापा देखिए ना, हमारी गाड़ी को क्रॉस करके ये नेता लोग का गाड़ी चले जा रहा है, टीऊ 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 करके, और उनके लिए रास्ता कैसे क्लियर खाली हो रहा है, और हम लोग कैसे इधर जाम में फंस गए। मुझे बस इसीलिए नेता बनना है कि मेरा भी गाड़ी टीऊ 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 करके निकल जाए। तो वो एक ऐसी चाहत थी। और पापा ने पूरा, जब मेरा पूरा बचपन यहाँ पे पंडारा रोड दिल्ली में है, मैं दिल्ली में बड़ी हुई हूँ, तो मुझे अपने साथ ले जाते थे बच्चों को सिखाने के लिए। पापा होम ट्यूशन्स लेते थे, तो बच्चों को कंफर्टेबल लगे तो मुझको भी लेके जाते थे, ताकि पापा, मैं और जो बच्चे हैं वो साथ में प्रैक्टिस करें। तो बोले जब कभी जीवन में बड़ी आदमी बनोगे ना, तो यहाँ पे घर लेना, यहाँ पे नेता लोग को घर मिलता है। तो जब घुमाते थे तो सारा ऐसे दिखाते रहते थे, ये कॉलोनी है, ये कॉलोनी, यहाँ पे आईएएस लोग को घर मिलता है। नेता नहीं बनी, आईएएस बनी, पहले तो आईएएस वाला तैयारी करना, आईएएस बनोगे तो यहाँ पे क्वार्टर मिलेगा, फिर प्रमोशन होगा तो इसमें मिलेगा, फिर टाइप 3 टाइप 4 सब दिखाते रहते थे, घुमाते रहते थे। और फिर अगर कभी मंत्री बन गई जीवन में तो ये वाला बंगला मिलेगा, ऐसे दिखाते रहते थे। तो मन में था कि ऐसा होता है, लेकिन इतनी जल्दी होगा उसकी कोई कल्पना नहीं थी, और ना ही हमने घर में कोई प्लानिंग किया था। अपने आप हुआ, भगवान कृपा, कैसे हुआ कुछ मालूम नहीं। ये बड़ी बात है कि कुछ तो एस्पिरेशंस मन में होने चाहिए, और वो लड़की के मन में वो एस्पिरेशंस होने चाहिए, तभी तो उसे काम करने के लिए डेडिकेशन मन में आएगा। तो आपकी बात से एक बात तो ये समझ में मुझे आती है। लेकिन मैथिली, जब आप सेलिब्रिटी होते हैं, आप ही ने कहा पहले गायकी की दुनिया में जिस भी घर जाएं, जिस भी मंच पर जाएं, सिर्फ प्यार ही प्यार मिलता है। लेकिन जब पॉलिटिक्स के दुनिया में आते हैं, राजनीति की दुनिया में आते हैं, प्यार भी होता है, सवाल भी होता है, फटकार भी होती है, लेग पुलिंग भी होती है, खिंचाई भी खूब होती है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ अभी तक? अरे ये सब एक्सपीरियंस करके अब ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अब आदत हो गई है। अब कुछ नहीं होता तो लगता है कि क्या हो गया, अभी मैं रेलेवेंट नहीं रही। ऐसा रोज़ जब जब इलेक्शन के लिए, नामांकन के लिए पहुंची, तो तभी से शुरू हो गया था कि मैं गांव में हूँ, लेकिन मेरे लंदन वाले क्लिप्स को दिखा रहे हैं कि ये चुनाव जीते नहीं कि लंदन भाग गई। तो कभी कुछ तो कभी कुछ, इतना मन दुखी होता था। कटाक्ष पे भी दुखी नहीं होता है, विरोध होना समझ में आता है, लेकिन जब कमेंट सेक्शन में इतने बुरे बुरे शब्द का, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, जो एक महिला के लिए नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो एक महिला ही कर रही है, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति कर रहे हैं जिसका फिर मैं उस समय इतनी ऑब्सेस्ड हो गई थी ना, कि उन नेगेटिव चीज़ों पे मेरा बहुत ध्यान जा रहा था। तो रोज़ 12-18 घंटे का कैंपेन करने के बाद जब गाड़ी घर पे रुकती थी, तो 10-15 मिनट रो धो करके खुद को शांत कर लेते थे, फिर 2 घंटे मीटिंग चलती थी, 3-4 घंटे सोते थे, फिर अगले दिन 12-18 घंटे की कैंपेनिंग चलती थी। तो उस वक्त इतना ज़्यादा मन टूट गया था, हिम्मत छूट गया था। लेकिन जो हमारे वरिष्ठ नेता लोग हैं, उनसे बहुत ईजिली हम लोग फ़ोन करके, जो लगता है कि अरे मंत्री जी से कैसे बात करेंगे, हम इनसे कैसे बात करेंगे, जो बड़े बड़े नेता हैं, तुरंत सब लोग ऑन एक कॉल अवे थे। तो सब लोग बहुत हिम्मत देते थे, वो सिखाते थे कि अब तुम यहाँ आ गई हो, अब इस सब बारे में रोना धोना नहीं करना है। तो काफ़ी हिम्मत भी उन्होंने दी, लेकिन फिर एक बात तो मैं आपको बताती हूँ, जो एक धारणा आपके बारे में अक्सर चर्चा में रही, और वो धारणा ये रही कि अभी तो उम्र ही क्या है। हाँ, है ना, अभी तो उम्र ही क्या है कि राजनीति में आने की जरूरत क्या थी। आपके विरोधी भी ये कह रहे थे कि अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी हमको चुनाव लड़ लेने देती, क्यों आप चुनाव लड़ रही हैं। फिर दूसरी बात ये थी कि आपको जमीनी मुद्दों की समझ नहीं है। लेकिन इन धारणाओं को आपने कैसे ब्रेक किया, वो ग्लास सीलिंग जिसे कहते हैं ना, उसे आपने कैसे शैटर किया? मुझे ये आइडिया नहीं है कि ये लोगों के पर्सपेक्टिव में कैसे बदलाव आया, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि सोशल मीडिया दुनिया नहीं है। हम लोग सोचते हैं ना कि अगर कोई सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है तो वो रियल लाइफ में भी बहुत फेमस है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अभी भी आप गाँव में जाते हैं तो वहाँ के जो काकी चाची नानी, वो आपको नहीं जानती कि आप सोशल मीडिया पे आपके 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आपको 10 करोड़ लोग फॉलो करें, उनको नहीं पता है। लेकिन जब आप सहजता के साथ उनके साथ बात करते हैं तो हो गया, मतलब उनको तब महसूस होता है कि अच्छा ये कौन है। तो मैं जब गई तो मुझे भी ये मन में था कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी चुनाव में उतरे और वो हार गए,
वो इसीलिए हारे क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो सोशल मीडिया वाला लाइफ था वो ज़मीनी लेवल पे वो चीज़ें उतनी विस्तार से नहीं थी। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि जब मैं लोगों के साथ जा रही हूँ, उनको अप्रोच कर रही हूँ, तो जो जो नेगेटिविटी मेरे खिलाफ जो फैलाई जा रही थी वो अपने आप सीधे सीधे होते जा रहा था, सब सुलटते जा रहा था। ऐसा लगता था कि बस मैं सब लोगों से एक बार मिल लूँ, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर लूँ, वो मेरे भाव को समझ जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। जब आप लोगों से मिलती हैं तो अभी भी पहले ये कहते हैं कि नहीं नहीं मैथिली पहले एक गाना सुना दो, मैथिली पहले, सारी बातें बाद में होगी लेकिन पहले एक गाना सुना दो, ऐसे काकी नानी दादी सब करती अरे हैं। ये तो आदत है, और मुझे आदत हो गई है। कहीं भी जाओ, अगर कुछ बोल रहे हैं तो 2 लाइन गा के सुनाओ। उस समय छठ का भी माहौल था तो खूब सुनती थी मुझसे। तो हम भी कह सकते हैं ना कि 2 लाइन गा के सुनाओ। क्या सुनना चाहेंगे? बताइए, ऑडियंस चॉइस। अरे बहुत सारे छठ का भजन हाँ। सुनना चाह रहे हैं सब। चादर उघारी जब देखल हो दीनानाथ, कोना संकट पड़ल तोहार। चादर उघारी जब देखल हो दीनानाथ, कोना संकट पड़ल तोहार। पुत्र संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ, ओहिला के बड़वा धैले ठाड़। 8 ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, बाझिनी के बरवा धैले ठाड़। बाझिनी के बरवा धैले ठाड़। शानदार, अद्भुत। जब परेशान होती हैं तब किसका आश्रय लेती हैं आप? मैं घर में मम्मी पापा से बतिया लेती हूँ, सारा मेरा परेशानी दूर कर देते हैं, क्योंकि इतनी फ़नी बातें बोलते हैं या फिर ऐसे ऐसे लॉजिक देते हैं। अब तो मेरे दोनों भाई भी बड़े हो गए तो ये भी कुछ कुछ ऐसी बातें बोल के मेरा सारा टेंशन दूर कर देते हैं। अभी ही हुआ, कल रात को मैं जयपुर में एक सुबह से लेके शाम तक मैं लगातार कार्यक्रमों में थी, और मुझे मालूम है कम से कम 1500 या 2000 के आसपास फ़ोटोज़ खिंचवा करके बहुत थक हार के जब मैं अपने लिफ्ट में घुसी कि अब मैं अपने कमरे में जाऊंगी, तो मेरा कार्ड खो गया। तो 10 सेकंड के लिए ये लोग थोड़ा इधर उधर हुआ कि जानबूझ के लिफ्ट में बहुत सारे लोग घुस गए ताकि फ़ोटो लें। मैंने बोल दिया नहीं अभी मत लीजिए, तो एक आंटी ने बोला एटीट्यूड। तो मैं उतने में इतनी अपसेट हो गई कि 2 घंटे तक ये लोग मुझे ठीक करते रहे। अरे छोड़ ना, ऐसे होता है, अरे चलता है, झाड़ते जा, आगे बढ़ते जा। तो मतलब बहुत ये भाई बोलते हैं। हाँ, झाड़ के निकल ना, ऐसे झाड़। अच्छा, मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ, अगर ऑडियंस में कोई माइक है तो जरा बड़े वाले भाई तक पहुंचा दिया जाए, तो जरा जो बातें हमें मैथिली से नहीं पता चल रही है वो बातें जरा हमें उनके भाइयों से पता चल जाए। तो एक माइक जरा बड़े वाले भाई तक पहुंचा दिया जाए। तो ये जो झाड़ते चले जाना है, ये सच सच बताइएगा। देखिए यहाँ पर टीवी सब रिकॉर्ड कर रहा है ना, सारी बातें जो आप बोल रहे हैं वो पूरी दुनिया सुनने जा रही है, तो झूठ तो बोलना चलेगा नहीं। सबसे बड़ी कमजोरी बताइए मैथिली की। नेगेटिव कमेंट ज़्यादा पढ़ती है, पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स पढ़ती है, ध्यान सारा उस पर रहता है इसका। नेगेटिव कमेंट ज्यादा पढ़ती हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है? बहुत जल्दी अडेप्ट करती थी चीज़ों को, जैसे लैंग्वेजेस काफ़ी ज़्यादा गाती हैं, आपने सुना ही होगा 20 से 30 लैंग्वेजेस में गाती हैं। और पहली बार ये तारीफ कर रहा है। वो अच्छी चीज़ है इसकी। थैंक यू हनी। पहली बार तारीफ। देखिए इंडिया टीवी के शी कॉन्क्लेव में महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। अगर मैं कुछ अच्छा पूछ रहा बोलते अबे चलना, निकल यहाँ से, निकल, चल चल, हट हट, टाइम नहीं है मेरे पास। कितना अच्छा बोला अभी।
तो जरा माइक छोटे वाले भाई के पास भी पहुंचा दीजिए। इससे ये पता चलता है आप बाहर जो है विधायक बन जाइए, मिनिस्टर बन जाइए, बड़े सेलिब्रिटी बन जाइए, घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है। ठीक है ना। अब आप बताइए जरा सबसे अच्छी बात अपनी बहन की। गाना बहुत अच्छा गाती हैं दीदी। वाह, आपने तो सस्पेंस पर से पर्दा उठा दिया। ये बात तो हम भी जानते हैं। एक ऐसी बात जो एक भाई के तौर पर आप देखते हैं। क्या देखता हूँ मैं? बताइए। ये नहीं बता सकते। हाँ, ये नहीं बता पाएंगे। तो टांग खिंचाई में बड़े आगे हैं या छोटे आगे? ये बहुत परेशान करता है, मारपीट यही करता है। देखिए, ये अलीनगर की जनता के लिए विधायक हो सकती हैं, बट जब ये घर में आएंगी तो इनका सारा विधायक गिरी हम लोग निकाल देते हैं। इनकी विधायकी हमारे सामने नहीं चल पाती है, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। अरे अभी जैसे हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हम तीनों एक एक ट्रॉली पकड़ते हैं अपनी अपनी। मान लीजिए मेरा गलती से छूट जाता है, ए चल अभी तो विधायक नहीं, चल चल अपना ट्रॉली खुद पकड़। जैसे ओ अब हम बिहार से बाहर निकल गए, अब कुछ नहीं, अब नहीं चलेगा, ऐसे बोलते हैं ये लोग। तो एक बात तो आपको मैथिली के बारे में और इनके परिवार के बारे में समझ में आ रहा है, बहुत ग्राउंडेड हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। हाँ, ये बात सही है कि विधायक हैं, जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं उन पर। सवाल मेरा खत्म नहीं हुआ है। अब जरा एक बुरी बात भी बता दें। बुरी बात, ये मारती बहुत है। ऐसा तो नहीं मैथिली की यहाँ से उठने के बाद आप दोनों भाइयों की खिंचाई करने वाली हैं? बस मैं नहीं, ready हूँ खिंचाई तो नहीं होता, उसके लिए। हम तीनों में लव लैंग्वेज है, मारपीट होता है सीधे। हिंसा। बहुत शुक्रिया आपका। तो मैथिली ये बताएं कि अब तो चूंकि आप विधायक हैं, इसलिए कुछ राजनीतिक सवाल तो आपसे बनते हैं, क्योंकि घर पे आप विधायक नहीं हैं लेकिन जनता के लिए आप विधायक हैं। तो एक जो धारणा की मैं बात कर रही थी कि सब ये बोल रहे थे कि कहाँ इन्हें जमीनी मुद्दों की समझ है, कहाँ ये नौकरी की बात करेंगी, कहाँ ये स्वास्थ्य की बात करेंगी, कहाँ सड़कों की बात करेंगी, लेकिन विधानसभा में तो आपने कमाल कर दिया। बस यही लोगों के मन में जो एक भाव, ये मैंने उनके मन में अपने आप नहीं आया, ये एक चल रहा था, एक वेव चल रहा था इलेक्शन में। मैंने नई नई बातें सीखी है कि जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो एक हवा चल रही होती है। हवा चल रही होती है का मतलब नहीं पता होता। हवा का मतलब होता है कि इधर से अरे उसका, मान लीजिए मैंने मीटिंग अभी अरेंज किया अपने कार्यकर्ताओं के साथ कि 4 बजे आप लोग को यहाँ पे आना है। मैं पूरी तैयारी कर चुकी हूँ। 10 ऐसे दुष्ट लोग होंगे जो सबको बोलेंगे नहीं नहीं कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, पूरी हवा फैला देंगे वो गलत गलत। तो वही 10 लोग जो थे ना, वो हवा फैला रहे थे कि इसको कुछ नहीं पता, ये तो लंदन रहेगी, कलकत्ता जाएगी, ये तो वहाँ जाएगी, आपके अलीनगर में बस सीधा 5 साल बाद आएगी, ऐसा सब बोल रहे थे। मुझे मालूम चला कि अच्छा ऐसी हवा चल रही है, तो ज़रा उस हवा में हम भी ज़रा घूम करके देखते हैं। तो घूम के पता चला लोग बहुत सहज हैं, उनको तो लेना देना नहीं है कौन क्या बोल रहा है। मैं जब बात करती थी, लोग अपने मुद्दे मुझे खुद लिख के देते थे, मैं खुद उस चीज़ को, अगर वो नहीं लिख पा रहे तो मैं खुद लिख के रख लेती थी अपने पास अगले दिन। और ये मेरा इतना बड़ा अच्छा समय चल रहा था कि बजट सत्र भी शुरू में आ गया, तो जितना उन्होंने मुझे लिख के दिया सारे सवाल मैंने एक से एक पूछ लिए। फिर ऐसा भी एक समय आया कि आपने अपने ही मंत्री से सवाल पूछ लिया। मुझे लगा कि ये तो एक बेसिक चीज़ है कि हर विधायक को करना ही चाहिए, चाहे अपने मंत्री हो या चाहे पराये मंत्री हो। जब लोगों ने आपको जिता के भेजा है कि भाई हमारे हॉस्पिटल बनवा दो, तो आप मंत्री को ही बोलेंगे। तो हमारे मंत्री जी भी बहुत अच्छे निकले कि तुरंत उन्होंने उस पर काम शुरू करवा दिया और लोग बड़े प्रसन्न कि काम अब शुरू हो रहा है मैथिली के आने से। कम जो चीज़ें 20 साल से रुकी हुई थी, जो उनके पहले वाले विधायकों ने शायद उनको उतना अच्छे से सपोर्ट नहीं किया था, तो उनको इस बार बहुत खुशी हुई कि जो हॉस्पिटल रुका हुआ था वो चालू हो गया, जो स्कूल रुका हुआ था वो चालू हो गया। इससे एक बात तो समझ में आती है, वो तमाम दर्शक जो इस वक्त मैथिली को सुन रहे हैं, कि अगर आप सहज रहेंगे तो फिर कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। हाँ, हो सकता है कि कोई समस्या आज सुलझेगी, कुछ 10 दिन बाद, कुछ हो सकता है साल भर ले, लेकिन सहजता से बड़ी पूंजी आपके पास और कोई दूसरी नहीं हो सकती। जब प्रधानमंत्री जी ने आपको डिजिटल क्रिएटर्स अवार्ड दिया था, तब आपके मन में कहीं था क्या कि इस तरह से मुझे भी राजनीति में आना है? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं उनके व्यक्तित्व से पहली बार जब उनके सामने खड़ी थी ना,
फ़ोन में उतना ठीक है, समझ में आता है कि हाँ वो ये बोल रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब सामने सामने मिली तो मुझे उनके व्यक्तित्व ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और मुझे एक मोटिवेशन मिला कि हम प्रधानमंत्री जी से मिल सकते हैं और बहुत आसानी से उनसे बात कर सकते हैं। वो भी हमसे वैसी बात करते हैं वो भी उतने ही सहज हैं। हाँ, उसी सहजता से बात करते हैं। और जब इलेक्शन वाला समय आया और जब मुझे पता चला कि अच्छा मैं चुनाव लड़ने वाली हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में मुझे कुछ नहीं पहले से मालूम था कि पार्टी में कैसे बात करते हैं, संगठन क्या होता है, सीनियर और जूनियर में किस तरीके से बातचीत होनी चाहिए। लेकिन जो संस्कार सिखाया गया, जिस तरीके से हमको बताया गया कि ये इनसे ऐसे, और मैं खुद देखती हूँ कि आप मंत्री जी हैं लेकिन जब संगठन के कोई बुजुर्ग आपके सामने आते हैं तो वो खड़े होकर के उनको ग्रीट करते हैं, और ये मैंने पहले नहीं देखी थी कि इस तरीके से भी एक संस्कार और एक शैली को निभाते हुए कोई पार्टी इतने अच्छे से काम कर सकती है। तो मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ कि अगर मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी में आना पड़ा तो वो भाजपा है। अब कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो थोड़े से रैपिड फायर अंदाज में होंगे, तो ऐसे कौन से 3 काम हैं मैथिली जो आप करना चाहती हैं? रैपिड फायर है, सोचने का ज्यादा समय नहीं दूंगी। 3 चीज़, मैं हमेशा कोई भी चीज़ जो करना चाहती हूँ बोलती नहीं हूँ, उससे फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है, होता नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है ये मैं पूरा करके रहूँगी कि एक मुझे जिस तरीके से बिहार में एक बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है कि अगर आपको आर्ट्स, ड्रामा, म्यूज़िक अगर ये सीखना हो तो आपको दिल्ली जाना पड़ता है, NSD में जाना पड़ता है, गंधर्व महाविद्यालय जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है। लेकिन बिहार के बच्चों को इतना दूर ना जाना पड़े और बिहार के अंदर एक बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, मुझे वो चीज़ करवाना है और जैसे भी हो उस चीज़ के पीछे पड़ना है। दूसरा, मुझे एक सीता मठ बनाना है अपने अलीनगर में, क्योंकि वहाँ के लोगों की बहुत फरमाइश है और वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। तीसरा मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, जब हो जाएगा तब बताऊंगी। अगले वर्ष फिर से हम कॉन्क्लेव करेंगे, तब मैं फिर आपसे पूछूंगी और तब मैं ये जानना चाहूंगी कि वो तीसरी चीज क्या थी। हो सकता है हम तब तक वो होते हुए देख ले। अच्छा, ऐसी कोई फिल्म, फीमेल प्रोटैगनिस्ट फिल्म जिसमें आपको किसी महिला के, किसी स्त्री के किरदार से ऐसा लगा कि हाँ ऐसी होनी चाहिए विमेन, इतनी ताकत होनी चाहिए? हम मूवीज़ नहीं देखते हैं तो इसीलिए मुझे लास्ट मैंने 3 इडियट्स देखा था और उसके बाद ट्यूबलाइट देखा था। 3 इडियट्स के बाद ट्यूबलाइट देखी। आप फिल्में नहीं देखती है? नहीं, हमारे कोई पसंदीदा अदाकारा? जो देख रही होती हूँ वही अच्छे लगने, वो फेवरेट हो जाते हैं। ये भी अच्छा है। क्लासिकल म्यूजिक और कंटेम्प्रेरी म्यूजिक? क्लासिकल म्यूजिक। भजन या बॉलीवुड? भजन। बॉलीवुड से कोई बैर है क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है जहाँ पे गंभीरता हो और जहाँ पे ठहराव हो, जहाँ पे आप एक ऐसे ट्रांस में जा सके, जहाँ पे आप जैसे नहीं बोलते हैं, मैं कल ही कमल के बारे में पढ़ रही थी जी कि कमल किस चीज़ का प्रतीक है, क्योंकि अब मैं भाजपा में हूँ तो थोड़ा धीरे धीरे कीवर्ड्स को पढ़ना समझने में अपने आप क्यूरियोसिटी होती है। तो कमल इस चीज़ का एक बहुत आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कमल को समझाया गया कि संसार, ये जो संसार जितना गंदा है, जितना कीचड़ है, जितना दलदल है, इसमें फंसते जाओगे तो फंसते चले जाओगे। तो इसी में रहते हुए हर एक इंडिविजुअल आदमी कमल की तरह कैसे खिल सकता है कि संसार में रहते हुए भी वो संसार के ऊपर उठते हुए अपनी इंडिविजुअलिटी को समझे, उसको निखारे और ये समझे कि ज़रूरी नहीं है कि आप उस दलदल में फंस के रहो, उससे ऊपर उठ के भी बहुत कुछ है जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन बॉलीवुड के भी ऐसे बहुत सारे गीत हैं और लता जी के द्वारा गाए हुए भी ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं जो माइलस्टोन हैं। कोर्स, मैं उस बॉलीवुड की बात, मैं तो अभी जो चल रहा है, आपने जैसे पिछला कॉन्टेम्प्रेरी बोला, उसके बाद आपने बॉलीवुड बोला, तो मैं आधुनिक बॉलीवुड की बात कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे मैं सब की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा वो समझ में नहीं आता, मेरी अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ के लिए है नहीं। मेरे क्वेश्चनेयर में ये बातें थी नहीं, लेकिन जब आपने ये बोला कि आज के ज़माने के गीत, अच्छा आपको ऐसा लगता है कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक आइज से देखा जाता है?
एक सांचे में ढाल कर देखा जाता है कि उसे ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा कद होना चाहिए, और फिर गाने भी उसी तरह से बनते हैं, फिर उनका पिक्चराइजेशन उस तरीके से बनता है, लिरिक्स से लेकर म्यूजिक देन वीडियो। एब्सोल्युटली। और ऐसा होता है जब आप रैंडमली रेडियो चला लीजिए 93.5 या 98 पॉइंट जो मिर्ची है, ये मतलब ये जो फेमस वाले जो हम भी खूब गाड़ी में चलते सुनाते हैं, तो आप शब्द ही सुनते रहिए, वो गा क्या रहा है, दिमाग घूम जाएगा अगर आप उस चीज़ को लिटरली समझने एक उदाहरण देके समझाइए। नहीं समझाऊंगी, कंट्रोवर्सी में आ जाऊंगी अगर उसके सिंगर या डायरेक्टर नहीं, लेकिन देखिए, सहजता ये भी कहती है कि जो चीजें ठीक नहीं लग रही हैं उसके बारे में खुलकर बोलना चाहिए। अगर कोई शब्द ऐसे हैं जो लड़कियों को असहज करते हैं, जो अच्छे नहीं हैं, तो उस पर खुलकर बात रखनी मैं चाहिए। उसको कैसे उसके खिलाफ बोलूं जब लड़कियां उसको खुद फुल वॉल्यूम में बजा के सुन रही हैं, तो मैं उस पर कैसे टिप्पणी कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं अपने ओपिनियन को अपने तक रखती हूँ, और मुझे लगता है कि कैसे मैं अपनी एक अलग लकीर खींच करके यूथ को एक अलग दिशा में डाइवर्ट कर सकती हूँ, और उनको ये चीज़ें समझा सकती हूँ कि क्या वास्तविक है, किस चीज़ के प्रति अगर आप स्नेह रखेंगे तो शायद वो आपको आगे की जर्नी में हेल्पफुल रहेगा। और स्पिरिचुअलिज्म भी वही एक रास्ता है जहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आप उस रास्ते पे चले तो आप कभी गलत काम नहीं कर पाएंगे। मैंने कोशिश करके देख ली, फिर भी आपने एक भी कंटेम्प्रेरी गाना ऐसा नहीं बताया जहां आपको लगता है कि कोई खामी है। बहुत सारे गाने हैं, एक गाना नहीं बोल सकते, इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट तो जरूर कर सकती हूँ कि जो आपकी रोल मॉडल हैं लता मंगेशकर जी, जिनका नाम लेते ही आप अपने कानों को पकड़ती हैं, उनका तो कोई पसंदीदा गाना आप गा सकती हैं। जरूर। बैया ना धरो ओ बलमा, बैया ना धरो ओ बलमा, ना करो मोसे रार, बैया ना धरो, ना धरो, ना धरो ओ बलमा। हम जिस बिहार की बात करते हैं वो सीता माँ की धरती है, और आप सीता मठ बनाने की बात भी कर रहे हैं। और जब भी बिहार की बात आती है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, तो अनायास से नीतीश कुमार का नाम भी जहन में आता ही है। अब चूंकि वो राज्यसभा की यात्रा के लिए निकल रहे हैं, निकल चुके हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि एक वॉइड होगा? क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने महिलाओं का सशक्तिकरण किया, उन्हें ताकत दी, वो जगह कोई और क्या उसे फिल कर पाएगा? मैं उस दिन की बात बताती हूँ जब वो नामांकन कर रहे थे राज्यसभा के लिए। हम लोग सब लोग उस दिन उस गेट के बाहर खड़े थे, और बस इसीलिए कि उनको देखें, उनके चेहरे को पढ़ पाए कि आखिर वो ऐसा क्यों चाह रहे हैं, क्यों जाना चाह रहे हैं। तो सभी लोग जितने, मतलब पूरा भरा हुआ था हॉल, सारे मंत्री, सारे सांसद, सारे विधायक, सारे एमएलसी, सब लोग इधर उनको बस देखने के लिए, उनसे वो पूछने के लिए खड़े थे वहाँ पर। और जब उनके चेहरे पे वो मुस्कान देखे, और सब महिलाएं खासकर जितनी हमारी थी वो रोने लग गई। और मुझे पहले उतना आभास नहीं हो रहा था, मुझे लगा कि उनका डिसीजन है तो हम लोग सब साथ में हैं, तो अगर नए मुख्यमंत्री आएंगे तो हम उनका भी बिल्कुल, उनके भी साथ में ऐसे ही काम करेंगे। लेकिन जब उनको हंसते हुए और बाय बाय करते हुए जो गाड़ी में बैठे बोले कि अरे आप लोग हंसते काहे नहीं है, तो बस उनका वो सुन के आँख से डब डब सबके नोर गिरने लगा, और सब बहुत ऐसे विचलित हो गए कि मैं खुद ये सोच के कि जब से मेरी बुद्धि, जब से मैंने रेडियो क्या होता है वो समझना शुरू किया, वॉल्यूम बढ़ाते कैसे वो जब सीखा, तब से मैं नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी ने आज ये घोषणा की है, यही सुनते हुए मैं बड़ी हुई हूँ। और आज एक ऐसा समय आ गया है जहाँ पे वो हट करके शायद हमारे नए मुख्यमंत्री को ही आएंगे। तो महिला सशक्तिकरण के लिए जो उन्होंने किया है, उसके लिए तो बिहार की हर महिला उनको हृदय से धन्यवाद करती है, और वो अमर है। उनका नाम हमेशा 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 बिहार के उस स्वर्ण पन्नों में लिखा रहेगा, और सब उनको हमेशा याद करते रहेंगे कि महिलाओं के लिए उन्होंने कितना बड़ा काम किया। आप इतना मीठा बोलती हैं, और मैं ये सोचती हूँ कि इतना मीठा बोलकर भी पॉलिटिक्स में रहा जा सकता है। आप पॉलिटिक्स में किसे आइडियलाइज करती हैं? बहुत सारे लोग हैं,
5-6 नाम है। 5-6 हमारे पास भी समय है, 5-6 नाम बिल्कुल सुन लेंगे। श्री नित्यानंद राय जी, उनको कभी टेंस्ड होते मैंने नहीं देखा। उनके सामने इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें सामने लोग आकर बुलाते हैं और तुरंत उसका ऐसे निवारण करते हैं जैसे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और दूसरा, जब विधानसभा में बैठी होती हूँ तो मैं सबको सुनती रहती हूँ कि सब कैसे बोलते हैं। एक हमारे बहुत ही सीनियर है विजय चौधरी जी, वो तो ऐसे बोलते हैं कि ऐसे थोड़ी ना होता है, हम आपको रोके कभी, चाहे सामने वाला उनको गरिया रहा हो, लेकिन वो इतने प्यार से बोलेंगे कि सामने वाला खुद शांत होकर बैठ जाता है। ये क्वालिटी मुझे चाहिए कि मुझे कभी गुस्सा ना आए। और इतना ज़्यादा विरोध होने के बावजूद भी, अरे हम कहीं कुछ बोलें, हम कभी आपको कभी रोकते हैं। और ऐसे हमारे नीतीश कुमार जी, हम आपको कुछ बोलें, कितना प्रेम है हमारे और आपके बीच में। तो और ऐसे विधानसभा में एक एक लोगों का वक्तव्य सुन के इतना हम लोग, जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, मैंने जब बोला, मैं अगले दिन बड़ी डर गई क्योंकि मैं नेगेटिव कमेंट्स बहुत पढ़ रही थी कि हो गया मैथिली अब निकली, इसको निकाल देंगे भाजपा वाले, क्योंकि इन्होंने अपने मंत्री से सवाल पूछा तो कमेंट्स में लोगों ने ऐसा लिखा कि हो गया, इसकी छुट्टी हो गई। लेकिन वही मंत्री जी बाहर जब निकले, बेटा अभी तो मैं बिजी हूँ, अगले महीने आप सारे लिख के मेरे पास लेके आना, हम इस पे आपको प्रायोरिटाइज में आप रख के इसका काम करेंगे। सब लोग इतने स्वीट है और इतना मधुर भाषी हैं। मुझे तो बस यही सीखना है कि कैसे सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। कमाल है, आप राजनीति में बहुत आगे जाएंगी। ये तो अभी मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ऐसा पॉलिटिक्स में आसान नहीं होता है। कभी कभी लाठी लेकर सांप मारना पड़ता है और लाठी भी तोड़नी पड़ती है और दुनिया के सामने ये काम करना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि गुस्सा जब आता है तब क्या करती हैं आप? मैं उस माहौल से निकल जाती हूँ। मान लीजिए वही लिफ्ट में जब आंटी ने बोला ना बहुत एटीट्यूड है, मैं तुरंत अगला स्टॉप जब लिफ्ट हुआ तो मैं तुरंत बाहर निकल गई। मुझे बेचैनी होने लगी थी क्योंकि लड़ती नहीं है कभी? इन्हीं दोनों से लड़ लेती हूँ, बाहर वालों से नहीं लड़ सकती हूँ। तो ये लोग मान लीजिए इनको कुछ बोलेंगे, ये मुझे कुछ बोलेगा तो ठीक है, मारपीट करके सुलटा सकते हैं, लेकिन किसी और के साथ हम मारपीट नहीं कर सकते इसलिए। अच्छा, एक सवाल मैथिली आपसे घर वाले भी पूछते होंगे, घर वाले मतलब मम्मी पापा को छोड़ के मैं बाकी एक्सटेंडेड फैमिली की बात कर रही हूँ, कि गायकी भी कर ली, सेलिब्रिटी भी बन गए, विधायिका भी बन गई, शादी कब कर रही हैं? आप यही पूछने वाले हैं। जब आपने बोला रिश्तेदार तभी मैं समझ गई थी। क्या बोलते हैं रिश्तेदार? सबसे पहली चीज़ कि जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनका अथॉरिटी मैंने वैसे ही कम कर दिया, क्योंकि जब मुझे याद है जब हम लोग बहुत तकलीफ में थे और शायद 500 रुपये के लिए भी हमको लगता था कि अगर ये मिल जाए तो हम लोग का जो 2 दिन अगला है वो शायद बीत जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कैसी तकलीफ में थे। नहीं, आपको बोलना चाहिए, ये बातें लोगों को स्ट्रगल जानना चाहिए। मतलब किराए का जो पैसा देते थे ना हर महीने, कभी कभी उसमें घट जाता था कि जितना सोचते थे उतना जमा नहीं हो पाता था। पापा को भी देखती थी, सुबह जाते थे सीधे रात को आते थे और वो मुझे सिखाते कब थे, बस वो लिख के चले जाते थे और वो मुझे तैयार करके रखना होता था। बैठने का भी उनको समय नहीं मिलता था और वो ऐसा समय था जब हम सबके सामने में कहीं ना कहीं उनको बोलते थे कि हमारी थोड़ी मदद कर देंगे तो हम शायद ठीक से थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन उस समय जब किसी ने मदद नहीं की तो मैंने खुद पापा को मैंने खुद जब मुंह छोड़ते हुए देखा कि आप किसी से मदद मांग रहे हैं, वो भी थोड़ी सी मदद मांग रहे हैं, जो ऑलरेडी इतने स्टेबल हैं वो आपको थोड़ा सा पुश दे देंगे तो शायद आप एक मरते मरते बचने वाले सिचुएशन से बाहर आएंगे। लेकिन जब वो सब अब बीत चुका है तो मैं खुद मना करती हूँ मेरे माँ पापा को कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी की बात को सुनने का, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को एंटरटेन करने का। तो एक्सटेंडेड फैमिली के पास कोई राइट नहीं है कि वो मेरे बारे में कुछ बोले, ना ही मेरे भाइयों के बारे में। हम तो मीडिया वाले हैं, हमारे पास सारे राइट है और हम सारे सवाल पूछेंगे। आप पूछ तो शादी का इरादा कब का है? अभी तो आपको मेरा मुंह देख के लग रहा है कि मेरा शादी होगा। अभी बच्चा जैसे दिखते हैं हम, बच्चा है और अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी थोड़ा और अभी मैं बहुत सॉफ्ट हूँ। मुझे एसएसपी साहब भी, कल मैं उनसे बात करी थी कि सर ऐसे प्रॉब्लम, बोले मैडम आप इतने प्यार से बात करेंगे तो नहीं होगा।
उन्होंने खुद बोला, क्योंकि थोड़ा हड़काना पड़ेगा आपको। तो जब मैं वो हड़काना सीख जाऊंगी तब शायद मैं जाकर के सोचूंगी कि तो टिप ये है कि शादी करने से पहले हड़काना सीख लें, हड़काना सीख जाएंगे तो शादी करने का सही हाँ, वो मौका क्वालिटी होगा। चाहिए ताकि आप शादी के बाद कैसे हड़का पाए वो फिर। मजा आ गया मैथिली जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया। ये बहुत ही एंटरटेनिंग सत्र रहा और ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि आप सहज हैं, वरना लोगों के अंदर से तो सहजता चुटकी बजाते, जब वो विधायक नहीं होते तभी उड़ जाती है। आप तो विधायक बन गई हैं और आपके अंदर ये सहजता है। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। एक मैसेज जो आप लड़कियों को देना चाहती हैं, अपनी हम उम्र लड़कियों को। यही कि हम एक कदम बढ़ाने से पहले बहुत सोचते हैं कि अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो मम्मी पापा भी डांटेंगे, रिश्तेदार भी डांटेंगे, इधर से भी गए उधर से भी गए। और जितना ये सोचते हैं उतना ही हमारा जो पैर है उसमें बेड़ियां स्ट्रांग होते चली जाती हैं। इसीलिए कोई आइडिया आया मन में, मम्मी पापा का सपोर्ट है, भाई का सपोर्ट है, दोस्तों का सपोर्ट है, किसी का भी है, एक कदम आगे बढ़ा लें। उसके बाद कैसे वो रास्ता आगे बढ़ने लगेगा, बनता चला जाएगा, वो आपको खुद एहसास नहीं होगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए कोई भी आइडिया हो मन में, कोई भी चाहत हो मन में, कुछ भी करना चाहते हैं तो जितना आप खुद को रोक के रखेंगे उतना आपको बाद में रिग्रेट होगा कि आपने क्यों नहीं किया। नारी शक्ति को समर्पित कोई एक छोटी सी धुन, कोई एक छोटा सा गीत। ऐ गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से, इंडिया टीवी फैमिली की ओर से। आप स्ट्रांग रहें, एम्पावर्ड रहें, ह्यूमेन रहें और इसी तरीके से नारी शक्ति का प्रतिबिंब बनी रहें। बहुत शुक्रिया मैथिली ठाकुर। थैंक यू सो मच।